गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल, सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊँ और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊँ। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास जो सामग्री है वो मनोविज्ञान की दुनिया से है और इसका असर हम सबकी रोजमर्रा की बातचीत पर पड़ता है, खासकर दफ्तर में। हम बात कर रहे हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की, या टीए। जीटीए, जिसे हिंदी में लेन देन का विश्लेषण भी कहते हैं। ये 1950 के दशक में एरिक बर्न ने इसे बनाया था। तो आज का हमारा मिशन क्या है? देखिए, हम सब ने ये महसूस किया है कि दफ्तर में कुछ बातचीत बड़ी आसानी से हो जाती है। बिल्कुल। और कुछ में मतलब बात का बतंगड़ बन जाता है। हाँ। तो आज हम इसी क्यों के पीछे जाएंगे। चलिए एक आम सी स्थिति की कल्पना करते हैं। एक जरूरी प्रोजेक्ट है जो डेडलाइन से पीछे चल रहा है। आज हम इसी एक उदाहरण के जरिए टीए के सिद्धांतों को परत दर परत समझेंगे। बिल्कुल। और ये समझना दिलचस्प है कि टीए सिर्फ एक वो किताबी सिद्धांत नहीं है। अच्छा। ये एक प्रैक्टिकल टूल है जिसे मैनेजमेंट, काउंसलिंग, यहाँ तक कि शिक्षा में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये इंसानी व्यवहार की जटिलताओं को समझने के लिए एक बहुत ही सरल भाषा और एक ढांचा देता है। तो चलिए इस ढांचे की सबसे पहली और बुनियादी ईंट से शुरू करते हैं। एरिक बर्न का कहना था कि हर इंसान के अंदर 3 अलग अलग अहंकार की अवस्थाएं, जी, ईगो स्टेट्स। हाँ, ईगो स्टेट्स होती हैं। अभिभावक, वयस्क और बालक। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि हमारे दिमाग में 3 अलग अलग किरदार हैं जो जरूरत के हिसाब से सामने आते हैं। सबसे पहले है अभिभावक या पेरेंट ईगो स्टेट। ये हमारे अंदर की वो आवाज है जो हमने अपने माता पिता या समाज के बड़े लोगों से सीखी है। जी। मतलब नियमों, उसूलों और क्या करना चाहिए वाली बातों का संग्रह है ये। अच्छा। और इसके भी 2 रूप हैं। एक है आलोचनात्मक अभिभावक, क्रिटिकल पेरेंट। हाँ, क्रिटिकल पेरेंट, जो नियंत्रित करता है, नियम बताता है। जैसे हमारे प्रोजेक्ट वाले उदाहरण में एक मैनेजर आकर कहे, यह प्रोजेक्ट किसी भी हालत में शुक्रवार तक खत्म हो जाना चाहिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है। और दूसरा रूप? दूसरा है देखभाल करने वाला अभिभावक या नर्चरिंग पेरेंट। ये सहारा देने वाला, मदद करने वाला हिस्सा है। अच्छा। वही मैनेजर अगर ऐसे कहे, मैं देख रहा हूं कि तुम लोग काफी तनाव में हो, चिंता मत करो, हम मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। ये तो एकदम साफ है। तो दूसरी अवस्था है वयस्क या एडल्ट ईगो स्टेट। जी। मैंने जो सामग्री पढ़ी उसमें इस पे बहुत जोर दिया गया है, खासकर प्रोफेशनल दुनिया के लिए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वयस्क अवस्था पूरी तरह से तर्क, तथ्य और क्या कहते हैं, विवेक पर काम करती है। ये यहाँ और अभी में जीती है। ये ना तो अतीत के नियमों से बंधी है, ना ही भावनाओं में बहती है। इसका काम है जानकारी इकट्ठा करना, उसका विश्लेषण करना और समस्या को सुलझाना। अच्छा, तो हमारे प्रोजेक्ट वाले उदाहरण में ये कैसा दिखेगा? वयस्क अवस्था से प्रतिक्रिया कुछ ऐसी होगी, ठीक है, हम 2 दिन पीछे चल रहे हैं, आइए देखते हैं कि देरी कहाँ हुई और इस समय का नुकसान पूरा करने के लिए हमारे पास क्या विकल्प है। मतलब कोई इल्जाम नहीं, कोई दिलासा नहीं। बिल्कुल, सिर्फ समाधान पर ध्यान है।
लेकिन क्या हर वक्त वयस्क मोड में रहना मुमकिन है? मतलब क्या ये हमें एक रोबोट जैसा नहीं बना देगा? भावनाओं की भी तो कोई जगह होगी। बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर तीसरी अवस्था, बालक या चाइल्ड ईगो स्टेट आती है। चाइल्ड ईगो स्टेट। हाँ, ये हमारे बचपन की भावनाओं, अनुभवों और व्यवहारों का प्रतीक है। ये हमारे अंदर का वो हिस्सा है जो महसूस करता है, खुश होता है, डरता है और रचनात्मक होता है। इसके भी अलग अलग रूप हैं। जी, इसके भी दो मुख्य रूप हैं। एक है सहज बालक यानी नेचुरल चाइल्ड, जो बिना किसी रोक टोक के अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, जैसे सफलता पर खुशी से चिल्लाना या मजाक करना। और दूसरा है अनुकूलित बालक, अडैप्टेड चाइल्ड, जिसने दुनिया के हिसाब से खुद को ढाल लिया है। मतलब ये या तो बहुत आज्ञाकारी हो सकता है। ठीक है सर, जैसा आप कहें। हाँ, बिल्कुल वैसा। या फिर विद्रोही हो सकता है। ये सब मुझसे नहीं होगा, हर बार मुझ पर ही सारा बोझ क्यों डाल देते हैं। अच्छा, तो यहाँ से बात और मजेदार हो जाती है। जब ये अलग अलग अवस्थाएं एक दूसरे से बातचीत करती हैं, तो उसे ही बर्न ने ट्रांजैक्शन या लेन देन कहा है। बिल्कुल। और बातचीत पटरी पर रहेगी या उतरेगी, ये ट्रांजैक्शन के प्रकार पर निर्भर करता है। पहला और सबसे सीधा प्रकार है पूरक लेन देन, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। मतलब सीधी सादी बातचीत। हाँ, एकदम पटरी पर चलने वाली बातचीत, जब प्रतिक्रिया उसी ईगो स्टेट से आती है जिसकी उम्मीद की गई थी। कोई उदाहरण? जैसे हमारे प्रोजेक्ट वाले उदाहरण में, मैनेजर जो वयस्क अवस्था से पूछ रहा है, इस काम को पूरा करने के लिए हमें और कितने घंटे लगेंगे? और टीम का सदस्य भी वयस्क अवस्था से जवाब देता है, मेरे अनुमान से लगभग 8 घंटे और लगेंगे। ठीक है, ये तो आदर्श स्थिति है, यहाँ कोई टकराव नहीं है। लेकिन टकराव की जड़ कहाँ है फिर? टकराव तब होता है जब क्रॉस्ड लेन देन होता है। क्रॉस ट्रांजैक्शन? जी, यानी जब आपको एक अप्रत्याशित ईगो स्टेट से जवाब मिलता है और बातचीत की लाइनें एक दूसरे को काट देती हैं। अच्छा। मान लीजिए वही मैनेजर वयस्क अवस्था से पूछता है, इस काम का क्या स्टेटस है? ठीक है, एक सीधा सवाल। पर कर्मचारी जो शायद तनाव में है, वो बालक अवस्था से जवाब देता है, आप हमेशा मुझ पर ही शक क्यों करते हैं? मैं अपना काम कर तो रहा हूं। ओह, यहाँ तो मैनेजर सिर्फ जानकारी मांग रहा था, लेकिन कर्मचारी ने इसे व्यक्तिगत हमले के तौर पर ले लिया। बिल्कुल, बातचीत वहीं टूट गई। ये तो दफ्तरों में बहुत होता है। बहुत ज्यादा। यहीं से ज्यादातर गलतफहमियां और झगड़े शुरू होते हैं। और एक तीसरा प्रकार भी है जो सबसे ज्यादा पेचीदा है। वो क्या है? अप्रत्यक्ष लेन देन, अल्टीरियर ट्रांजैक्शन। इसमें बातचीत के दो मतलब होते हैं, एक जो ऊपर से बोला जा रहा है और दूसरा जो छिपा हुआ है। मतलब डबल मीनिंग वाली बात। एक तरह से जैसे एक सहकर्मी दूसरे से कहता है, वाह, तुम्हारा प्रेजेंटेशन बनाने का तरीका तो कमाल का है, काश मैं भी तुम्हारी तरह बना पाता। ये तो तारीफ लग रही है। ऊपर से तो तारीफ है, लेकिन छिपा हुआ संदेश हो सकता है, मेरा प्रेजेंटेशन भी तुम ही बना दो। अच्छा, ये अक्सर रिश्तों में अविश्वास पैदा करता होगा। बिल्कुल। ये क्रॉस लेन देन का आइडिया तो बहुत पावरफुल है, लेकिन ये सिर्फ बातचीत के तरीके पर ही निर्भर नहीं करता होगा, है ना? हमारा खुद के बारे में और दूसरों के बारे में जो नजरिया होता है, वो भी तो असर डालता होगा ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यही हमें टीए के अगले महत्वपूर्ण विचार पर लाता है, जीवन की स्थितियां, लाइफ पोजीशंस। लाइफ पोजीशंस। जी, ये हमारे बचपन में बनी वो गहरी मान्यताएं हैं कि हम खुद और दूसरे लोग मूल रूप से कैसे हैं। टीए 4 मूल स्थितियों की बात करता है। सबसे स्वस्थ और आदर्श स्थिति है, मैं ठीक हूं, आप भी ठीक हैं। आई एम ओके, यूर ओके। बिल्कुल। इसका मतलब है कि मैं अपनी और आपकी इज्जत करता हूं, हम दोनों सक्षम हैं और मिलकर काम कर सकते हैं। ये सहयोग की नींव है। और बाकी 3 स्थितियां इससे कम स्वस्थ हैं। हाँ, दूसरी है, मैं ठीक हूं, आप ठीक नहीं है। आई एम ओके, यूर नॉट ओके। ये श्रेष्ठता की भावना है, जहां व्यक्ति दूसरों में गलतियां निकालता है। तीसरी है, मैं ठीक नहीं हूं, आप ठीक हैं। ये हीनता की भावना से आती होगी। बिल्कुल, जहां व्यक्ति खुद को दूसरों से कमतर महसूस करता है। और चौथी और सबसे निराशाजनक है, मैं ठीक नहीं हूं, आप भी ठीक नहीं है। ये तो हताशा की स्थिति लगती है। जी, एक अच्छी टीम बनाने के लिए मैं ठीक हूं, आप भी ठीक हैं वाली संस्कृति बनाना बहुत जरूरी है। सामग्री में एक और बड़ा ही सरल लेकिन शक्तिशाली विचार है, स्ट्रोक्स। सुनने में अजीब है, पर इसका मतलब गहरा है। स्ट्रोक का मतलब है पहचान की कोई भी इकाई, किसी भी तरह से दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना। यह हमारी एक बुनियादी मनोवैज्ञानिक जरूरत है। मतलब किसी को अटेंशन देना? हाँ, एक तरह से। यह सकारात्मक हो सकता है, जैसे तारीफ, आपने बहुत अच्छा काम किया। ये नकारात्मक भी हो सकता है, जैसे आलोचना, तुमसे ये काम ठीक से नहीं होता।
और अगर किसी को नजरअंदाज किया जाए तो? सबसे खतरनाक होता है स्ट्रोक्स न देना, यानी किसी को पूरी तरह नजरअंदाज करना। ये एक संदेश देता है कि तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। इसका मतलब एक मैनेजर जो कभी अपने कर्मचारी के अच्छे काम की तारीफ नहीं करता, वो अनजाने में एक बहुत नकारात्मक संदेश दे रहा है। निश्चित रूप से जब कर्मचारियों को सकारात्मक स्ट्रोक्स मिलते हैं तो उनका मनोबल और प्रदर्शन दोनों बेहतर होते हैं। कभी कभी ये बातचीत के पैटर्न बार बार दोहराए जाते हैं। दफ्तरों में कुछ लोग हमेशा एक ही तरह के टकराव में फंस जाते हैं। हमारे स्रोत इन्हें मनोवैज्ञानिक खेल कहते हैं। जी, साइकोलॉजिकल गेम्स। ये बार बार होने वाले लेन देन का एक ऐसा पैटर्न है जिसका अंत हमेशा बुरा होता है। और इन खेलों का एक छिपा हुआ मकसद होता है। हाँ, इसका एक क्लासिक उदाहरण है हाँ लेकिन वाला खेल। यस बट। ये तो सुना हुआ लगता है। इसमें एक व्यक्ति अपनी समस्या बताता है और सलाह मांगता है, पर जैसे ही कोई समाधान सुझाया जाता है वो उसे हाँ लेकिन कहकर खारिज कर देता है। अच्छा, हाँ ये आइडिया अच्छा है, लेकिन मेरे मामले में ये काम नहीं करेगा क्योंकि। बिल्कुल वही। तो क्या इन खेलों में लोगों की भूमिकाएं भी तय होती हैं? हाँ, ज्यादातर खेल एक ड्रामे की तरह होते हैं, जैसे कार्पेंट ड्रामा ट्रायंगल कहते हैं। ड्रामा ट्रायंगल। जी, इसमें 3 भूमिकाएं होती हैं। पीड़ित, विक्टिम, जो खुद को असहाय दिखाता है। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। हाँ, फिर है उत्पीड़क, जो पीड़ित पर आरोप लगाता है, ये सब तुम्हारी गलती है। और तीसरा है बचाने वाला, जो बिना मांगे मदद करता है। जी, और पीड़ित को और असहाय बनाता है। लाओ मैं तुम्हारा काम कर देता हूं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हाँ लेकिन खेलने वाले का असली मकसद समस्या को सुलझाना होता ही नहीं। बिल्कुल नहीं। उसका अवचेतन मकसद ये साबित करना होता है कि उसकी समस्या कितनी बड़ी है। ये उसकी मैं ठीक नहीं हूं वाली जीवन स्थिति को और मजबूत करता है। इन खेलों के पीछे अक्सर एक और गहरी चीज काम कर रही होती है, जिसे टीए में जीवन की पटकथा कहते हैं। लाइफ स्क्रिप्ट। जी, ये हमारे मन में बसी एक अनकही कहानी है जो बचपन में हमारे अनुभवों और हमें मिले संदेशों से बन जाती है। जैसे किसी की पटकथा हो सकती है, मुझे हमेशा सबको खुश रखना है, या मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता, या मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। बिल्कुल। और ये पटकथा हमारे काम करने के तरीके को बहुत गहराई से प्रभावित करती है। जो व्यक्ति मैं कामयाब नहीं हो सकता वाली पटकथा से जी रहा है, वो शायद अनजाने में अपनी ही पटकथा को सच साबित कर रहा होता है। तो इन सब जानकारियों का ईगो स्टेट्स, ट्रांजैक्शन, खेल और पटकथा असल दुनिया में खासकर प्रबंधन में क्या महत्व है? इसकी उपयोगिता बहुत है। सबसे पहले बेहतर संवाद। एक मैनेजर ये सीख सकता है कि अपनी टीम से ज्यादातर वयस्क से वयस्क बातचीत कैसे की जाए। ठीक है। और संघर्ष के समय? दूसरा, संघर्ष समाधान। जब मैनेजर देखता है कि बातचीत क्रॉस्ड हो गई है तो वो रुककर उसे वापस वयस्क स्तर पर ला सकता है। पूछ सकता है, 1 मिनट, मुझे लगता है हम मुद्दे से भटक रहे हैं, असल समस्या क्या है? और नेतृत्व और टीम की प्रेरणा के बारे में क्या? नेतृत्व विकास के लिए एक अच्छा लीडर जरूरत पड़ने पर देखभाल करने वाला अभिभावक बनकर टीम को सहारा देता है। कर्मचारी प्रेरणा के लिए वो सकारात्मक स्ट्रोक्स का खुलकर इस्तेमाल करता है। और सबसे जरूरी, वो टीम निर्माण के लिए मैं ठीक हूं आप भी ठीक हैं वाली संस्कृति को बढ़ावा देता है, जहां लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये असल दुनिया के लिए कुछ ज्यादा ही सरल नहीं है? क्या हम सच में लोगों को इन 3 डिब्बों में बांट सकते हैं? ये एक बहुत ही वाजिब आलोचना है और टीए की कुछ सीमाएं हैं। पहली, जैसा आपने कहा, ये मानव व्यवहार को कभी-कभी बहुत ज्यादा सरल बना देता है। असलियत में तो हम इन सब का मिश्रण होते हैं। बिल्कुल। दूसरी, इससे लोगों पर ठप्पा लगाने का खतरा रहता है। किसी को हमेशा बालक या आलोचनात्मक अभिभावक की तरह देखना गलत है। सही बात है। और तीसरी बात, इसे प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए सही ट्रेनिंग की जरूरत होती है। बिना गहरी समझ के इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो ये हर मर्ज की दवा नहीं है, पर आत्म जागरूकता के लिए एक बहुत शक्तिशाली आईना जरूर है। तो आज हमने ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की परतों को खोला। हमारे अंदर के अभिभावक, वयस्क और बालक से लेकर हमारे द्वारा खेले जाने वाले मनोवैज्ञानिक खेलों और उन गहरी पटकथाओं तक जिनका हम अनजाने में अनुसरण करते हैं। जी, ये हमारी बातचीत के पीछे के क्यों को समझने का एक शक्तिशाली ढांचा है। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा सबक आत्म जागरूकता है। अपने और दूसरों के संवाद में इन अवस्थाओं और लेन देन को पहचानना शुरू करना ही पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हम किस ईगो स्टेट से बात कर रहे हैं, तो हमारे पास
एक सचेत विकल्प चुनने की ताकत आ जाती है। और सामग्री में ये बात बार बार आई कि हमारी जीवन की पटकथा बचपन में बन जाती है। ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। क्या? अगर हमारी जीवन की पटकथा तब लिखी गई थी जब हम दुनिया को बहुत सीमित नजरिए से देखते थे, तो आज एक वयस्क के रूप में नई समझ और अनुभवों के साथ हमारे पास उस पटकथा को संपादित करने या शायद पूरी तरह से फिर से लिखने की कितनी शक्ति है।